अभी तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ी उसका हल्का हल्का रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीज़ें कवर हो चुकी हैं फॉर आवर मेमोरी। सबसे पहले हमने देखा कि ग्राफ्स होते क्या हैं। ग्राफ्स आर रिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स, इसकी बात की हमने, ठीक है। उनमें से एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको एक्स एक्सिस पे लेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको वाई एक्सिस पे लेंगे। तो एवरी ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ रिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स। फिर हमने बोला फंक्शन क्या होता है। फिर हमने बोला फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। मतलब ये भी एक रिलेशन ही है, बट उसमें एक अलग से खास बात होती है कि हर फंक्शन में एक x की वैल्यू के लिए एक ही y मिलना चाहिए। जैसे y और x में एक रिलेशन है तो x का एक वैल्यू डाला अगर मैंने तो y का भी एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, उसको फिर हम फंक्शन बोल देते हैं। तो हमने ये भी बोला कि हर एक फंक्शन को आप रिलेशन बोल सकते हो, बट हर एक रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि फंक्शन रिलेशन का एक टाइप होता है, ठीक है। तो मोस्टली फंक्शंस के जो ग्राफ बनाएंगे हम, उनको भी आप रिलेशंस के ग्राफ की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों टर्म्स में। फिर हमने बोला कि स्टैंडर्ड ग्राफ्स में हमने क्या क्या ग्राफ्स देखे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के हमने ग्राफ देखे। तो सबसे पहला हमने देखा y बराबर x का, ठीक है। फिर हमने देखा y बराबर माइनस एक्स का, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना सीखा हमने। फिर हमने y बराबर 1/x का ग्राफ बनाना सीखा। फिर हमने y बराबर मॉड x का ग्राफ बनाना सीखा। फिर हमने y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना सीखा, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने पॉलिनोमियल्स के ग्राफ की बात की। पॉलिनोमियल्स के ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने बोला कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी। एंड पॉलिनोमियल की डिग्री किसको बोलते हैं उसकी बात की। फिर हमने बोला डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया गया है। उनमें से पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 1 होता है, ठीक है। इसका डिग्री 1 होता है। और लीनियर पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, ए एक्स प्लस बी टाइप का। तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया ए एक्स प्लस बी का एक्स के साथ, ठीक है। यानी वो रिलेशन कौन सा होगा, उसी ग्राफ के रिलेशन को हम बोलेंगे y बराबर ए एक्स प्लस बी। इस रिलेशन का जो ग्राफ होगा वो हमने प्लॉट करना सीखा। फिर नेक्स्ट थिंग हमने बोली कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल्स, डिग्री बराबर 2, तो उन्हीं को हम पैराबोला भी बोलते हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, इसकी बात करी हमने, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनेगा या पैराबोलिक शेप का बनेगा, उसकी बात करी हमने। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखते कैसे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह के दिखते हैं। तो जो ग्राफ बनाया वो रिलेशन कौन सा होगा, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रिलेशन का ग्राफ बनाया। यानी y और x के बीच में ग्राफ बनाया। और y किसका नाम है, इस पूरे रिलेशन का ही, पूरे एक्सप्रेशन का नाम ही y रखा हुआ है। तो यानी इस पूरे एक्सप्रेशन और x के बीच में ग्राफ बनाया जा रहा है। जब हम ये बोल रहे हैं कि y और x के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो दोनों बातें सेम ही है। इसकी बात करी। अच्छा, अलग अलग मेथड्स देखे, रूट्स निकालने के, जीरोज निकालने के, है ना, रूट्स एंड जीरोस के मेथड देखे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और उसके अलावा फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम धराचार्य फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको आप बोलते हो, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम रूट्स निकाल सकते हैं। और वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स की बात की, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स पैराबोला के, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स अपने बोला कि -b/2a होता है। फिर उसको इसी एक्सप्रेशन में डाल के वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकाला जा सकता है, ये वाली बात की हमने। वर्टेक्स पता चल गया तो फिर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इसके आधार पे देख लिया कि पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग होगा या डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, इसकी बात करी हमने, ठीक है। जब हम लीनियर के ग्राफ बना रहे थे उसके अंदर हमने 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन देखी हमने।
स्ट्रेट लाइन का जो कर्व बनेगा उसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स देखी हमने। पहली तो जनरल फॉर्म थी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। दूसरी फॉर्म हमने देखी y बराबर एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे c जो है वो y इंटरसेप्ट है, m जो है वो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म होगी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर तीसरी फॉर्म हमने देखी इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें हमने बोला कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, इस तरीके से लिखते हैं, जहाँ पे a जो है x इंटरसेप्ट है, b जो है y इंटरसेप्ट है, और हमने बार बार यही बोला था कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को हमेशा विद साइन लेते हैं, जहाँ पे भी वो कट हुए हैं, पॉजिटिव साइड पे कट हुए हैं तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव साइड पे कट हुए हैं तो नेगेटिव लेंगे। ये सारी बातें की। फिर हमने स्लोप का इंटरप्रिटेशन देखा कि स्लोप पॉजिटिव किस तरफ होगी, नेगेटिव किस तरफ होगी। 0 से 1 स्लोप, ये 45 डिग्री पे कोई लाइन होती है तो उसका स्लोप 1 होता है, और 0 से 1 स्लोप हमेशा इस रीजन के बीच में रहेगी, ठीक है। 1 से इन्फिनिटी स्लोप जो है वो इस रीजन के बीच में रहेगी, क्योंकि वर्टिकल लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन हो तो उसका स्लोप हमेशा इन्फिनिटी होता है। इस तरीके से बात की। फिर हमने बोला m बराबर -1, यानी नेगेटिव स्लोप हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल पे कोई लाइन होगी तो उसकी स्लोप हमेशा m बराबर -1 होगी। फिर हमने बोला 0 से -1 के बीच में अगर कोई स्लोप हो तो वो इस रीजन में लाई करेगी लाइन, ठीक है, और अगर -1 से इन्फिनिटी के बीच में स्लोप हो तो वो इस रीजन में लाई करेगी। तो ये सारी बातें हमने सीखी थी। उसके बाद अगली चीज़ हमने देखा हाउ टू प्लॉट क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉइंट नंबर कितना हो गया? पॉइंट नंबर 4, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करना सीखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने भी सीखे हमने, और बोला कि इसको प्लॉट करने के लिए हमें जनरली मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो वो पॉइंट कैसे निकालते हैं? वो पॉइंट निकालते हैं स्लोप ग्राफ का स्लोप निकाल के, यानी dy बाई dx निकाल के और उसको 0 के बराबर पुट करके, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखता कैसा है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस फॉर्मेट का नजर आता है, इसकी बात करी हमने, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई dx को 0 पुट करेंगे तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, मान लिया एक वैल्यू अल्फा मिली, एक वैल्यू बीटा मिली, उन दोनों में से किसी एक को मैक्सिमा बोलेंगे, कोई एक मिनिमा होगा। वो कैसे पता चलेगा? वो a का वैल्यू देख के पता चलेगा कि अगर a पॉजिटिव है तो हमने बोला कि ग्राफ ऐसा सा बनेगा, और हमने बोला a अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा सा बनेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ जाता हुआ या फिर नीचे की तरफ जाता हुआ, इससे पता चल जाएगा कि a की वैल्यू से पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा बनेगा। फिर हमने बोला कि अगर ऐसा बना a पॉजिटिव है तो पहले जो वैल्यू आया वो मैक्सिमा आया, बाद वाला मिनिमा है, ठीक है। अगर a लेस देन 0 हुआ तो पहले वाला वैल्यू मिनिमा होगा और बड़े वाला वैल्यू मैक्सिमा होगा, क्योंकि अपने को पता है कि नंबर लाइन पे जो चीज़ पहले प्लॉट की, जैसे 3 और 5 दो रूट आए, अल्फा का वैल्यू मान लिया 3 है, बीटा का वैल्यू मान लिया 5 है, तो जो छोटा वाला वो पहले आएगा पक्का, तो जो छोटा वैल्यू होगा उनमें से वो यहाँ पे मिनिमा हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पता कर सकते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा कौन सा होगा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने ली कि x को 0 डाल के पता कर लो कि 0, d एक पॉइंट आएगा, पूरे एक्सप्रेशन में x को 0 डाल दिया तो 0, d से पक्का एक्सप्रेशन पास करेगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि मान लिया अगर ये y एक्सिस है तो यहाँ पे 0, d है तो यहाँ से पक्का ग्राफ पास करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा। और अगर हमें रूट्स मिल जाए तो फिर और भी सिंपल हो जाता है। तो क्योंकि क्यूबिक्स के रूट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपको सजेस्ट किया गया कि आप dy बाई dx निकाल के कोशिश करें, ये वाले मिनिमा और ये वाले मैक्सिमम वाले पॉइंट पता करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट पता चल गए तो फिर अपने को पता है कि ये मान लिया मैक्सिमा है, ये मान लिया मिनिमा है, तो अपने को पता है कि यहाँ से अगर ऐसा होगा, यहाँ से इस तरह का शेप होगा, तो फिर इनको ज्वाइन कर दो और बस ये रफ आपका डायग्राम बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई। उसके बाद फिर हमने बात करी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ किया हमने, यानी कि साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, सीकेंड एक्स का, कॉसेक एक्स का एंड कॉट एक्स का। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनके ग्राफ ड्रॉ करने हमने सीखे। तो अभी तक हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगरिदम्स। तो लोगरिदम को थोड़ा सा
थ्योरी में भी बिकॉज यूज होता है। बहुत जगह आपको लॉगरिदम अपीयर हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है लॉगरिदम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या मतलब होता है इसका, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें इसके अंदर सीखेंगे। बहुत सारे अलग अलग चैप्टर में यूज़ होता है, जहाँ जहाँ यूज़ होता है उसकी भी हम बात करेंगे। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है उसकी बात करेंगे, और उसका यूजेस कहाँ पे आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, जब हमें ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे उनके और देखना पड़ेगा कि किस तरह का रिलेशन, किस तरह का शेप बनेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं ग्राफ्स के ऊपर। डायरेक्टली ऑप्शन में ग्राफ दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इसका शेप कैसा होगा, तो उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, वो चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारी यही है, ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले इसकी बात करने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कि इस तरह के नंबर्स 2⁻3, तो इसमें हम बचपन में बोलते थे कि 2 बेस है और 3 जो है एक्सपोनेंट है। तो हमने क्या बोला, 2 यहाँ पे बेस है, और बचपन में तो हम बोलते थे कि 3 जो है वो पावर है। अब बड़े हो गए हैं तो अब 3 को हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पावर का मतलब ही एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, और इस ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2⁻3, इसको हमने बोलेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यानी कि 3 की पावर 8, ये भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हो गया। तो इसको शॉर्टकट में एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं, ये पूरा भी एक्सपोनेंट है। हालांकि एक्सपोनेंट सिर्फ पावर को बोलते हैं, बट इस पूरे एक्सप्रेशन को, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को शॉर्टकट में एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन बोल देते हैं, चलेगा। ठीक है, जैसे किसने बोला 3⁻9, 4⁻12, 5⁻−2, 3⁻11, 4⁻3/2, ये सारे क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर यानी एक्सपोनेंट आ जाए, इस तरह के एक्सप्रेशन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अच्छा, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। जब भी हमने फंक्शन की बात की तो फंक्शन तो बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ों में रिलेशन होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो ऐसी चीज़ें जो वेरी कर रहे हैं, वेरी हो रही हैं, उनमें से एक चीज़ को वेरी करने पे दूसरी चीज़ वेरी होगी। यानी जैसे मान लिया मैंने y और x के बीच में एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन लिखना है। ठीक है, तो उसमें अपने x से एक्सपोनेंट का काम कराएंगे। यानी कि अगर मैं लिखूँ कि y बराबर 2⁻x, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। और अपने ये भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें x का एक वैल्यू डालूं तो y का एक ही वैल्यू मिलेगा, तो इसलिए मैं इस रिलेशन को ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी तरीके से अगर मैं पावर में कोई वेरिएबल यूज कर लूँ, ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएंगे। कोई बोले y बराबर 3⁻²x + 1, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसमें एक्सपोनेंट का काम पूरा 2x + 1 कर रहा है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया किसी ने बोला y बराबर 3 × 4⁻x, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि इसमें ये पूरा एक्सपोनेंट आ गया, और ये 3 तो इसके मल्टीप्लाई में कोई भी एक कांस्टेंट ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह के फंक्शन को भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन बोलने का लॉजिक क्या है कि x की हर वैल्यू पे y की एक वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये y और x में रिलेशन तो है, ये तो हमें क्लियरली दिख ही रहा है। रिलेशन तो वही होता है ना कि दो चीज़ों को जोड़ने वाली चीज़, तो ये तो दोनों को जोड़ रहा है, तो ये रिलेशन है। फंक्शन क्यों है, क्योंकि एक x की वैल्यू पे एक ही y का वैल्यू मिल रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल देते हैं। और देख लेते हैं, y बराबर 5⁻³ -3x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y बराबर x की पावर, सॉरी, बेस कांस्टेंट रखना है अपने को, ध्यान रखना। ठीक है, जो चीज़ नीचे लिखी रहती है उसको बोलते हैं बेस। तो इस डब्बे में जो भी चीज़ होगी बेस, और इस डब्बे में जो भी चीज़ होगी वो एक्सपोनेंट। ठीक है, बेस और ये हमेशा एक्सपोनेंट। तो अगर मैं एक्सपोनेंट को वेरिएबल बना दूं तो इस तरह के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। y बराबर 8⁻⁻x, y बराबर e⁻x। तो अब ये e क्या है, e एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.73 समथिंग। ठीक है,
इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, नेपियर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू अपने को एज इट इज याद रखना है। ठीक है, हालांकि वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, बट अपने को पता होना चाहिए। तो ये कैलकुलस में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, लॉगरिदम में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो आपको बताया जाएगा कि ई का वैल्यू, ई का मतलब क्या, ई का यूज़ कैसे करते हैं। और देखना ज़रा, y बराबर ई रेज पावर माइनस एक्स, वाई बराबर ई रेज पावर माइनस 2x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशन हैं इन सबको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम y बराबर e की पावर x का ग्राफ बनाना सीखेंगे, फिर हम y बराबर e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना सीखेंगे। दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर ये दोनों के ग्राफ सीख गए तो अब इनकी हेल्प से y बराबर 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, इनमें से किसी का भी ग्राफ अपने ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, y बराबर 2 की पावर माइनस एक्स, 2 की पावर 3 की पावर माइनस एक्स, 4 की पावर माइनस एक्स, इस तरह के ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी शेप के ग्राफ ये वाले होंगे। जो y बराबर e की पावर माइनस एक्स का शेप आएगा वही एग्जैक्टली शेप इन सब का आएगा। ठीक है, बट थोड़े से पॉइंट थोड़ी सी अलग पोजीशन पे मिल जाएंगे, बट शेप बिल्कुल सेम आएगा। जैसा कि हमने पैराबोला में देखा था कि अलग अलग शेप के अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग विड्थ के पैराबोला बन रहे थे, बट उन सब का शेप हमेशा पैराबोलिक ही था, सिमिलर टाइप का शेप था। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही। तो इन दोनों के ग्राफ्स की हेल्प से बाकी सब बनाएंगे। ये काम कहाँ पे आएंगे, बहुत जगह काम आएंगे। जैसे कि आरएनएस इक्वेशन होता है k बराबर a ई रेज पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आप सबने देखा होगा। तो यहाँ पे देखना बेटा, अगर मुझे k और ई ए के बीच में ग्राफ बनाना हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि a, इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, e की पावर ये माइनस 1 अपॉन आर टी, इस पूरे को अगर मैं एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूँ और ई ए को मैं इस ई ए को वेरिएबल बना दूँ और ये x की तरह ट्रीट करूँ और k को मैं y की तरह ट्रीट करूँ। ठीक है, तो ये x और y में सिमिलर टाइप का रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया, है ना। y बराबर सम कांस्टेंट टाइप टाइम्स ई रेज पावर कांस्टेंट टाइम्स x, ये इस टाइप का रिलेशन हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे ये इस एक्सप्रेशन का ग्राफ पूछा जाए तो वो बिल्कुल सिमिलर y बराबर ई की पावर x जैसा शेप बनेगा उसका। तो यहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन आगे चल के पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं कि y बराबर ई की पावर x का ग्राफ किस तरीके से बनता है। ठीक है, y बराबर ई रेज टू दी पावर x, जहाँ पे e क्या है, नेपियर्स कांस्टेंट, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 2.73, याद रखनी है अपने को। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मान लिया मैंने एक्सिस बनाए, तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x को लिया, यहाँ पे मैंने e की पावर x को लिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो उस ग्राफ का शेप जो आता है वो, देखो एक दो पॉइंट मैं आपको लेके दिखा देता हूँ पहले। अगर मैंने x की जगह 0 ले लिया, ठीक है, अगर मैंने x की जगह 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आएगा, e की पावर 0 यानी कि 1। तो ये इसका मतलब ग्राफ 0,1 से पास करेगा। तो 0,1 मान लिया यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट से ग्राफ पास करेगा। और अगर मैं x का वैल्यू बढ़ाता चला जाऊँ तो आप सोचो कि ये ग्राफ लगातार बढ़ता चला जाएगा। सोचो, अगर मैंने बोला कि मैं लगातार x का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो y बराबर e की पावर 0, फिर मैंने बोला y बराबर e की पावर 1, y बराबर e की पावर 2, y बराबर e की पावर 3। मैंने क्या किया, x का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप सोचो कि ये लिखा हुआ है 2.73 और ये लिखा हुआ है 2.73 का स्क्वायर, फिर ये लिखा हुआ है 2.73 का क्यूब। सोचो कि कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू लगातार बढ़ रही है ना। तो लगातार ये ग्राफ इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इसका शेप जो बनेगा वो ऐसा सा शेप बनेगा, इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, लगातार इंक्रीजिंग और आगे जाके बहुत तेजी से बढ़ना चालू हो जाता है। आप देख लो कि थोड़ा सा मैं इधर को जाऊं तो भी ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, बहुत तेजी से बढ़ता है। आपने ये टर्म सुना भी होगा, बहुत जगह ऐसा बोला जाता है कि
एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है ये चीज़। एक्सपोनेंशियली बढ़ने का मतलब है कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिस तरह से ये ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जनरली वही मीनिंग होता है। और ये वाला पॉइंट होता है 0,1। कोई भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ ले लो, उस पर 0,1 पॉइंट तो हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। और इस तरफ देखना ज़रा, इस तरफ ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा और इस लाइन के y बराबर एक्स एक्सिस के बिल्कुल पास 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 आता जाएगा, बट इसको कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। इन्फिनिटी की जितना पास जाएगा उतना ही इस लाइन के पास पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए ये वाली लाइन, ये इस ग्राफ के लिए क्या है, एसिम्पटोट। तो पहले भी बताया गया आपको, एसिम्पटोट बोलते हैं इस लाइन को, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया y बराबर e की पावर x का। अगर मैं y बराबर सिमिलरली मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे x के साथ 2 की पावर x का ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा। बिल्कुल सिमिलर शेप होगा, 0,1 से पास करेगा, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये 0,1 से पास करता हुआ बनेगा। कोई बोले मुझे y बराबर 3 की पावर x का ग्राफ बनाना है, तो वो भी लगभग ऐसा ही होगा, ठीक है। बट वो इधर से थोड़ा सा नीचे से आएगा, इस पॉइंट से पास करेगा और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ बनाया, ये 3 की पावर x का हो गया। अगर कोई बोले 4 की पावर x का बनाओ, तो 4 की पावर x का ग्राफ थोड़ा सा और इधर से निकलेगा और इस तरफ थोड़ा सा नीचे से निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि ऑलमोस्ट शेप सेम ही बनते हैं, ठीक है, बट वो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे होते रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट कोई अलग से इंडिविजुअली पूछे कि 3 की पावर x का ग्राफ कौन सा बनेगा, तो आप ऐसा ही शेप बना दोगे तो सही माना जाएगा, ठीक है। कोई बोले 2 की पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा, तो भी ऐसा ही शेप बना दो, चाहिए सही माना जाएगा। कोई बोले 4 की पावर x का, 8 की पावर x का, 32 की पावर x का, तो उन सब का ग्राफ का शेप ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा, आगे पीछे होगा। बट अगर सिंगल ग्राफ पूछा जाए तो हमें तो कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसा बना सकते हो रफली, ठीक है। और कंपेयर करना फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कभी भी नहीं पूछा जाएगा दो ग्राफ्स को, ठीक है। 2 की पावर x और 3 की पावर x का एक साथ बनाओ, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को और डेप्थ में जानना है कि ये ऊपर नीचे क्यों आएंगे, तो बेटा आप पॉइंट्स ले लेके देखो, सोच के देखो कि अगर मैं इस वाले ग्राफ में x की वैल्यू 1 डालूं तो ये 3 पे आएगा, है ना, y का वैल्यू 3 आएगा। और इस वाले में अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो y का वैल्यू 2 आएगा। तो 2 और 3 में नीचे कौन होगा, 2 नीचे होगा, 3 ऊपर होगा। इसीलिए ये वाला जो पॉइंट आएगा ग्रीन वाले ग्राफ के ऊपर, मान लिया x बराबर 1 पे अपने को पॉइंट चाहिए, ठीक है, ये मान लिया x बराबर 1 है, तो ये जो 2 की पावर x वाला ग्राफ उसमें तो 2 पे मिलेगा और 3 की पावर x वाले में 3 पे मिलेगा, यानी थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। 4 की पावर x वाले में और ऊपर मिलेगा, 5 की पावर x वाले में और ऊपर मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ्स ऊपर नीचे बनते हैं थोड़े थोड़े, बट शेप सबका सेम ही बनेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि k बराबर a e रेस्ट पावर माइनस EA अपॉन RT में EA और k के बीच में यदि ग्राफ बनाया जाए, यानी कि x एक्सिस पे आप एक्टिवेशन एनर्जी को ले लो और k होता है रेट कांस्टेंट, तो k को ले लो y एक्सिस पे, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ का शेप कैसा बनेगा, तो वो शेप, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ये माइनस आ रहा है, सपोज ये माइनस नहीं होता, ठीक है, तो अगर ये माइनस नहीं होता तो इस ग्राफ का शेप हम क्या बोलते हैं कि ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब कोई बोले EA का वैल्यू 0 हो जाएगा तो k का वैल्यू कितना आएगा, आप सोचो, ये EA का वैल्यू 0 हो गया तो ये बनेगा a इंटू ई की पावर 0, यानी कि a। तो इसका मतलब ग्राफ में 0 डालने पे k का वैल्यू a आया, तो इसका मतलब ग्राफ 0, a से पास करेगा। तो इस बार ये वाला जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होके 0,1 की बजाय 0,a आ जाएंगे, बस इतना सही अंतर होगा। अच्छा, फिर वो माइनस से क्या होता है, जो मैंने माइनस हटा दिया वो क्यों हटाया वो मैं एक बार समझा देता हूँ। अभी के लिए तो सिर्फ इतनी बात समझाना चाहता था मैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई है। फिर हम उस माइनस से क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं।
मान लिया अपने को y बराबर e रेज टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो e रेज टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, आप सोचो अगर मैं x की जगह 0 डालूं तो ये बनेगा y बराबर e की पावर 0, बनेगा नहीं बनेगा, तो इसका मतलब y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 0 पे y बराबर 1 आए तो इसका मतलब 0,1 से तो पक्का पास करेगा ही करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स और x एक्सिस पे x को लिया हुआ। तो फिर ग्राफ का शेप कैसा बनेगा, इस बार ग्राफ का शेप डिक्रीजिंग बनेगा, बस उसी का मिरर इमेज, ठीक है। राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ, एक सेकेंड थोड़ा सा और एक्यूरेट कर देता हूँ इसको, ये यहाँ पे रेट बहुत फास्ट हो जाएगा इसका ऊपर जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ इधर से नहीं जाएगा, ये बहुत ऊपर ऐसे एकदम से चला जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा हो गया, स्लोप देख लो आप, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो धीरे धीरे वर्टिकल की तरफ मूव होता जा रहा है, जितना वर्टिकल की तरफ मूव होगा उतना ही टेंजेंट का स्लोप बढ़ता जा रहा है ना, ढलान बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ग्राफ का बढ़ने का रेट धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है और धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। स्टिल ये वाला पॉइंट तो 0,1 ही है। तो अब यहाँ से वो वाला पॉइंट इंटरप्रेट करते हैं कि हमने बोला था कि y बराबर k बराबर a e रेज़ पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आरएनएस इक्वेशन था। तो हमने क्या बोला कि r तो यूनिवर्सल रेट कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं किया, कांस्टेंट मान लिया, टेम्परेचर बदल नहीं रहा, और e होती है एक्टिवेशन एनर्जी, a होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये भी कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इसको कांस्टेंट मान लिया, आर टी को कांस्टेंट मान लिया। और ये माइनस से क्या हुआ, अब माइनस से ये ग्राफ बना y बराबर, ये कोई कांस्टेंट मान लिया k1 e रेज़ टू दी पावर, ये माइनस को बाहर रहने दिया, कोई कांस्टेंट k2 टाइम्स e a की जगह x डाल दिया। अब सोचो, अब क्या ये ग्राफ y बराबर e रेज़ पावर माइनस एक्स जैसा बनना चाहिए, यस, ठीक है। यहाँ पे कोई अलग से कांस्टेंट और x के साथ कोई अलग कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, सिर्फ ग्राफ का थोड़ा बहुत पोजीशन ऊपर या फिर नीचे शिफ्ट होता है, इतना ही फर्क आता है ग्राफ में, शेप चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई पूछे मेरे को कि अब मेरे को बताओ कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट k के बीच में ग्राफ बनाओ कंसीडरिंग कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्यों, r तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये तो चेंज होता नहीं है, और a प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये तो रिएक्शन के कंपोनेंट्स यानी रिएक्टेंट्स को बदलने पे चेंज होता है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये तो बदल रहा नहीं, ये तो हमने बोला कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस पे बात की जा रही है। तो r और a तो पहले ही कांस्टेंट होते हैं, t को हमने बदलना बंद कर दिया, t को चेंज कर नहीं रहे हम, तो सिर्फ बदल कौन रहा है, हमने बोला एक्टिवेशन एनर्जी को अगर चेंज किया जाए तो k का वैल्यू कैसे बदलेगा। तो आप देखिए ज़रा, तो मुझे उसका ग्राफ बनाना हो तो उसका ग्राफ पक्का इस तरह का बनना चाहिए, ठीक है। तो जनरली ये बोलते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाला पूरा ग्राफ ना बना के सिर्फ इतना ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ये नेगेटिव वाला जो ग्राफ होता है उसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, तो सिर्फ इतना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये वाला ग्राफ हमने क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए मिनिमम एनर्जी जो हमें बाहर से देनी पड़ती है, यानी एक रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो एक्सटर्नल एनर्जी हम बाहर से देते हैं वो तो पॉजिटिव ही होगी, वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है ना, क्योंकि बाहर से दे रहे हैं हम, इस वजह से। तो इसलिए ग्राफ पीछे नहीं जाएगा, मिनिमम वो 0 हो सकती है, तो ये वाला शेप बन जाएगा ग्राफ का। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा, किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं और किस तरीके से यूजेस करते हैं इस तरह के ग्राफ्स का। और भी कुछ जगहों पे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, कहाँ पे यूज़ करते हैं उसकी बात कर लेते हैं हम।
ठीक है। इसका एप्लीकेशन एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों जगह यूज होते हैं ये, तो कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम यूज करते हैं इसको रेडियो एक्टिविटी में, जहाँ पे हम डीके की बात करते हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट ऑर्डर का मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है डीके वाली, तो वहाँ पे कुछ लैम्डा जो होता है वो डीके कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इक्वेशन आती है अपने पास n बराबर n नोड ई रेश पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे t क्या है, t टाइम है, लैम्डा डी के कॉन्स्टेंट हो गया। n नोड क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t बराबर 0, यानी कि इनिशियली जब हमने डीके को स्टडी करना स्टार्ट किया उस समय t बराबर 0 पे, उस समय को बोल दिया t बराबर 0, तो उस समय पे इनिशियली जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो, और बाद में डीके होके जितने न्यूक्लियाई बचे उसको बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम t, ठीक है। तो किसी टाइम t पे अगर न्यूक्लियाई n है तो n नोड तो पक्का कांस्टेंट होगा, ठीक है, और लैम्डा डी के कांस्टेंट है ही है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो अगर मुझे n और t के बीच में ग्राफ बनाना है, n और t के बीच में ग्राफ बनाना है, तो कोई बोले इसका शेप कैसा बनेगा, तो मेरा आंसर होगा t, यहाँ पे n लिया, पक्का इस ग्राफ का शेप इस तरीके का होना चाहिए। क्यों पीछे क्यों नहीं गए, ये वाला पीछे का पोर्शन क्यों नहीं बनाया, वाई, बिकॉज टी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा हमारा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और बिल्कुल सेम ग्राफ कहाँ बनेगा, नंबर 2 यहीं पे कर देता हूँ। जब हम कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें इक्वेशन आती है Q बराबर Q नोड ई रेज टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। वहाँ पे T क्या होता है, T होता है टाइम, R क्या होता है, R रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द कैपेसिटर, C कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटर की, ठीक है, यानी ऐसा सर्किट होता है जब हम चार्ज करते हैं, ठीक है, या चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं। तो डिस्चार्जिंग के समय ये मान लिया चार्ज कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके पैरेलल में एक, इसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा देते हैं हम। जैसे इसको बंद करेंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू होगा, ठीक है। इस की को जैसे ही बंद करेंगे हम, ऐसे बंद करेंगे तो ये डिस्चार्ज होना चालू होगा, मतलब इस वाली पॉजिटिव वाली प्लेट से पॉजिटिव चार्ज इधर आना लगेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से घूम के इधर आने चलेंगे, इधर आने लग जाएंगे, तो ये डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो डिस्चार्ज की जो इक्वेशन आती है किसी टाइम टी पे इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, ठीक है, यानी ये की जैसे ही बंद की उस समय, यानी टी बराबर 0 पे मान लिया की को हमने बंद किया, उस समय कैपेसिटर पे जितना चार्ज था एट टी बराबर 0, चार्ज एट प्लेट्स, ठीक है, वो कितना था, वो मान लिया क्यू नोड था, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस क्यू नोड और राइट हैंड साइड पे माइनस क्यू नोट, इतना चार्ज था टी बराबर 0 पे। फिर हमने बोला धीरे धीरे वो चार्ज घटना चालू होगा, तो किसी समय टी पे वो चार्ज क्यू के बराबर हो जाएगा। तो अगर मुझे टी और क्यू के बीच में ग्राफ बनाना हो, क्योंकि आर और सी तो कांस्टेंट है और क्यू भी कांस्टेंट है, क्यू नोट भी कांस्टेंट है, कैसे, क्योंकि सी तो कैपेसिटेंस है और आर इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तो बदल नहीं रहे, कैपेसिटेंस तो बदलेगा नहीं। अच्छा, तो फिर अगर मुझे ग्राफ बनाना हो Q और T के बीच में, तो कैसा ग्राफ बनेगा, यहीं पे बना देता हूँ। अच्छा, कलर अलग यूज करते हैं हम, ये टाइम T है, या मान लिया Q है,
ठीक है। तो ग्राफ का शेप कैसा आएगा, ये डॉटेड मैं इसलिए बना रहा हूँ सिर्फ आपको क्लियरिटी के लिए, ये डॉटेड पीछे का नहीं बनाना है अपने को, सिर्फ आगे आगे का बनाना है। वाई, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ये वाला टाइम तो कभी होगा नहीं, तो वहाँ पे ये वाला ग्राफ बनेगा डिस्चार्जिंग के लिए। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे कोई बोले किसी समय पे, मान लिया ये कोई टाइम है, ये मान लिया किसी ने बोला t बराबर 2 सेकेंड है, तो t बराबर 2 सेकेंड पे कितना चार्ज होगा किसी को ये पता करना है। तो वो कैसे पता करेंगे हम, उसके लिए हमने बोला t बराबर 2 पे ऊपर गए ग्राफ के ऊपर, तो वहाँ पे देखा कि कितना चार्ज आया, मान लिया यहाँ पे Q1 चार्ज है, तो ये वाला चार्ज हम बोल देंगे कि t बराबर 2 सेकेंड पे था। तो देखो ये ओरिजिनल चार्ज Q नोड, ये Q नोड था, Q नोड ज़्यादा है, Q1 कम है, धीरे धीरे कम आ रहा है, नीचे हो रहा है। अब टाइम में और आगे बढ़ो, मान लिया मैं यहाँ t बराबर 3 सेकेंड पे आ गया, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, ये देखो ये और नीचे आ गया। तो लगातार चार्ज कम होता जा रहा है, और चार्ज जीरो कब होगा आप सोचो, t बराबर इनफाइनाइट टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम पे जाके ये वाला चार्ज जीरो होगा। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे चार्ज कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे कम होता जा रहा है, वैसे वैसे रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज भी कम होता जा रहा है। तो ये वाली चीज़ आपको डिटेल में वहाँ समझाई जाएगी। अभी मेरा पर्पज़ कैपेसिटर पढ़ाना नहीं है, अभी मेरा पर्पज़ आपको ग्राफ वहाँ पे किस तरीके से यूज़ करेंगे हम, वो समझाना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। तो मैं ये बाकी का एक्स्ट्रा पोर्शन हटा देता हूँ जो मैंने बनाया है, ये आपको ग्राफ के अंदर अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये उस समय पढ़ेंगे हम जब हम आगे चल के बात करेंगे इसकी। ठीक है, इतना याद रखिए अभी के लिए आप। अच्छा, फिर और कहाँ पे यूज़ होता है, केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ करेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट में। ठीक है, कहाँ पे यूज़ करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में। आर्हेनियस इक्वेशन भी केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। वहाँ पे जैसे फाइनल t बराबर t समय पे कॉन्सेंट्रेशन c मान लिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को c नॉट मान लिया, तो E बराबर माइनस के टी, टी यहाँ पे टाइम है, k जो है वहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो t के साथ किसी समय t पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी किसी भी रिएक्टेंट की, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उनके बीच में इंटीग्रेशन करके ये रिलेशन निकालते हैं हम। तो ये वाला जो रिलेशन आता है इसका ग्राफ भी सेम ही बनेगा। कोई यहाँ पे आपको पूछे कि C और T के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, तो अगेन आपका आंसर क्या होगा कि ये शेप होगा। कोई बोले ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आप t की जगह 0 डाल के देखो। तो अगर मैं t की जगह पे 0 डालूँ, मेरे पास बनेगा c बराबर c नॉट e की पावर, ये पूरा 0 हो जाएगा, e की पावर 0, और e की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये बचेगा c नॉट। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 0, c नॉट। तो कोई पूछे ये वाला हाइट कितना है, तो हमारा आंसर होगा c नॉट। इसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ठीक है, इस तरीके से। आई होप आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी इस तरह का ग्राफ यूज़ करेंगे, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, सिमिलर टाइप के ग्राफ यूज़ करेंगे, सिमिलर ग्राफ फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, उसमें चार्जिंग के समय पे बस ग्राफ का शेप थोड़ा सा उल्टा बन जाता है, ऐसा बनता है। ठीक है, उसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि उसका इक्वेशन अलग होता है थोड़ा सा। मान लिया Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई रेज पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये इक्वेशन आता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 1 माइनस आया ना, इसी से सारा ग्राफ पलट गया। ठीक है, ग्राफ पलट गया, इसी ग्राफ का मिरर इमेज बन गया। जैसे इसी के ऊपर अगर मैं प्लॉट करूँ, तो अगर ये डिस्चार्जिंग का ग्राफ है ना, तो इसी का मिरर इमेज बन गया ये चार्जिंग वाला ग्राफ। दिस इज फॉर चार्जिंग। चार्जिंग में आप क्लियरली देख रहे हो कि टाइम के साथ
हमने किसका ग्राफ बनाया हुआ है, चार्ज का, कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज है। तो चार्जिंग के समय तो चार्ज बढ़ रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, चार्ज बढ़ रहा है टाइम के साथ राइट हैंड साइड गए तो चार्ज बढ़ा, और ये डिस्चार्जिंग वाले में चार्ज घट रहा है। तो इस तरह के ग्राफ बनते हैं डिस्चार्जिंग। आई होप आपको समझ में आ गया कहाँ पे इनका एप्लीकेशन होगा, किस तरीके से अप्लाई करना है। इनफ है एक्सपोनेंशियल के लिए इतना, ठीक है।